हेलो दोस्तों, वेलकम टू नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। तो दोस्तों, आज है 26 जनवरी। आप सबको रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि मैं वीडियो थोड़ा लेट से बना रही हूँ क्योंकि हम लोग स्कूल गए हुए थे, संडे था। बट हमारे देश का एक पर्व भी था, तो हम लोग अपने स्कूल गए थे, वहाँ पे मनाया। आने में मुझे थोड़ा लेट हो गया, तो आज मैं शाम को ये वीडियो बना रही हूँ। तो आज का वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि कल से 6 to 8 का डीवी स्टार्ट हो गया है। 6 to 8 की डीवी में जाने से पहले ये अभ्यर्थी 1 to 5 में जो डीवी हुआ है और वहाँ पे जो जो दिक्कतें आई हैं, उन दिक्कतों से सीख लेते हुए आप अपनी डीवी कराने जाए। जैसे पहला दिक्कत क्या आया था कि डाउटफुल वाले, जिन अभ्यर्थियों को डाउटफुल में रखा गया है वे क्या करें। तो देखिए, हमारे जो बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं रजनीश सर, उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि उनका ट्वीट में पढ़ रही हूँ कि जिन्हें भी डाउटफुल में किसी डॉक्यूमेंट के स्तर के ब्लर होने, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड होने या किसी अन्य मानवीय भूल के कारण रखा गया है, वो निश्चित रहे किसी के बहकावे में ना चिंतित ना हो। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका किसी प्रकार का आपके डॉक्यूमेंट में ब्लर है या फिर किसी किसी भी प्रकार का उसमें दिक्कत है, मानवीय भूल है, तो आप किसी के बहकावे में न आए। इसके आगे उन्होंने लिखा है कि हम पढ़ के आपको सुना रहे हैं। इसके आगे लिखा है कि आपके लिए प्रथम चरण की डीवी 5/2/2024 को समाप्ति के उपरांत पुनः बीपीएससी का पोर्टल खुलेगा और आप लोग अपने उचित डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकेंगे। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि 5 तारीख तक 1 to लेके 5 12 तक के टीचरों की काउंसलिंग हो जाएगी। उसके उसके बाद जो आयोग का पोर्टल है वो पुनः खुलेगा। तो उसमें आप लोग का जिस भी डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती है या फिर अगर आपका डॉक्यूमेंट ब्लर है या फिर आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया कर दिया है, तो आपको उसको पुनः री अपलोड करने का मौका दिया जाएगा। तत्पश्चात आप लोग पुनः डीवी में शामिल होने और सफल होंगे। अगर आपने अपने उस सारे डॉक्यूमेंट को जो ब्लर है या फिर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, आप लोग उसमें पुनः अपलोड कर देंगे, री अपलोड करेंगे, तो आप लोग को पुनः फिर से डीवी में बुलाया जाएगा। तो डीवी ये डाउटफुल वालों के लिए था। और फिर इसके आगे कहा गया है, जो दूसरे डीवी में भी असफल होंगे उन्हें डीओ के पास फिजिकल डीवी का मौका भी मिलेगा। इसका मतलब आप फर्स्ट टाइम तो आप डाउटफुल कैटेगरी में पहुंच गए, पुनः पोर्टल पे आप अपने डॉक्यूमेंट को री अपलोड करते हैं, उसके बाद डीवी में जाते हैं और पुनः आप फिर आपके डॉक्यूमेंट को डाउटफुल में डाला जाता है। तो उसके बाद आपका जो भी डीवी होगा वो डीओ के पास फिजिकली, मतलब आप खुद जाएंगे और वहाँ उनके सामने आपकी डीवी होगी। डीवी अतः जो भी उपयुक्त अभ्यर्थी हैं वो चिंता मुक्त रहें, उनकी नौकरी सुरक्षित है। तो दोस्तों, आप लोग को इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तो डाउटफुल कैटेगरी में आ गया हूँ तो मेरा क्या होगा। तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। 5 तारीख के बाद आयोग पुनः पोर्टल को खोलेगा। आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की गलती, किसी भी प्रकार का एरर या ब्लर आ गया हो या फिर स्पेलिंग, नाम वगैरह में मिस्टेक है या फिर गलत डॉक्यूमेंट आप लोगों ने अपलोड कर दिया है, तो आप पुनः उसको री-अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको पुनः डीवी के लिए बुलाया जाएगा। इस पुनः डीवी में बुलाने के बाद भी अगर आपको डाउटफुल कैटेगरी में डाला जाता है, तो उसके बाद आपको आपकी डीवी डीओ के पास फिजिकली होगी। तो वहाँ पे आप अपनी बातें रखेंगे। तो आपको चिंता मुक्त हो जाइए क्योंकि आपकी नौकरी सुरक्षित है। ये नहीं कि डाउटफुल में पढ़ने के कारण कि आपका अब नौकरी खत्म, नहीं, आपकी नौकरी सुरक्षित है। तो डाउटफुल वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनको तो ये पता चल गया कि उनको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 5 तारीख के बाद पुनः उनको मौका दिया जाएगा। अब दूसरा है कि 6 to 8 का कल से डीवी स्टार्ट है। तो 6 to 8 का डीवी स्टार्ट है, तो उनको क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। जो 1 to 5 के अभ्यर्थियों का डीवी हो चुका है, उनकी डीवी से उन्हें क्या सीख लेनी चाहिए। तो अभी तो जो डाउटफुल में आया है, आप लोग को पता ही है कि स्पेलिंग, नाम के किसी भी लेटर का मिस होना या नाम के बीच में स्पेस आ जाना या फिर केएम की समस्या या फिर अलग अलग रिजल्ट में अलग अलग नाम नाम का होना। तो इन सब चीज़ों की वजह से लोग डाउटफुल में गए। उनको पहले पता नहीं था कि वो अपना एफिडेविट या फिर नोटरी बनवा कर लाए। तो आप लोग को क्या करना है कि अगर आपके किसी भी रिजल्ट में, किसी भी डॉक्यूमेंट में ऐसी छोटी सी भी छोटी अगर कोई भी एरर होगा, उससे रिलेटेड आप एक एफिडेविट या फिर एक नोटरी बनवाकर अपने पास रख लीजिएगा। ये हो गया। और उसके बाद आपको फाइल कैसे ले जाना है।
तो मैं आप लोग को फाइल फिजिकली दिखा रही हूँ कि आपको फाइल कैसे ले जाना है। तो ये रहा फाइल, ये फाइल है, ये फाइल आपका वहाँ पे जाकर सबमिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। इसको ऐसे खोलना है, जैसे मैं खोल रही हूँ, तो देखिए इसको अच्छे से मैं खोल रही हूँ। तो ये फाइल खुल गई। चूँकि यहाँ पे आपको एक वहाँ पे चेकलिस्ट मिलेगा, उस चेकलिस्ट में जो जो नाम, पिता का नाम, फादर नेम, मतलब मम्मी मम्मी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, हर चीज़ आपकी आपके से रिलेटेड होगी, उसको यहाँ पे मिलेगा चिपकाने के लिए, आपको चिपका देना है। फिर यहाँ पे आप इसको खोलिएगा, तो जैसे मैंने यहाँ पे अपना रखा हुआ है ना, देखिए ये पहला पेज है मेरा एडमिट कार्ड। तो सबसे पहले आपका पड़ेगा यहाँ पे एडमिट कार्ड, फिर आपका होगा एप्लीकेशन फॉर्म। आपने बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका ये वो रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। फिर आपका रहेगा वाटर मार्क का जितना भी आपने किया है, जैसे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, डीएलएड, सीटेट, बीएससी, ग्रेजुएशन का हो गया। पैन कार्ड अगर लगाया होगा तो पैन कार्ड, आधार कार्ड लगाया होगा तो आधार कार्ड, और बाकी आपने जितने भी डॉक्यूमेंट आपने लगाया होगा वो सारे डॉक्यूमेंट होंगे। फिर आपको इसको ऐसे ही करके, ऐसे करके, और इसको ऐसे बंद कर देना है। तो ये रहा आपका फाइल। आपको फाइल में किस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट को अरेंज करना है, तो एक बार फिर सुन लीजिए। पहले आप क्या करेंगे, एडमिट कार्ड रखेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर, फिर वाटर मार्क वाला आपने जितना भी डाउनलोड किया है और उसका प्रिंट आउट निकाला है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, डीएलएड, सीटेट या एस्टेट या बीटेट, ये हो जाएगा। फिर आधार या फिर पैन, आप इन दोनों में से जो भी लगाए होंगे वो लगा देना है। और फिर उसके बाद अगर आपके पास पासबुक हो तो आप पासबुक भी है तो लगा सकते हैं, नहीं है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप अपना डॉक्यूमेंट ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं। फाइल हो गया क्लास 6 to 8 के लिए कि आप कैसे अपने कागज़ों को, अपने डॉक्यूमेंट को किस सीरियल वाइज में रखेंगे, और फाइल आपको कैसे ले जाना है, ये ले जाना है। ये तो एक आपका जो है वो ये देखेंगे, इससे देखा जाएगा। फिर आपको ट्रांसपेरेंट जो फाइल होता है 2 सेट बना लेना है, वो दोनों सेट आपका वहीं डीवी के टाइम जमा हो जाएगा। ये हो गया। अब हम बात करेंगे कि जिनका एडमिट कार्ड खो गया है, 1 to 5 की डीवी में ऐसे बहुत से अभ्यर्थी थे जिनका एडमिट कार्ड खो गया था, या फिर जिनके एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर नहीं था, या फिर जिनके एडमिट कार्ड पे स्टिकर नहीं था। तो देखिए, जिनका एडमिट कार्ड खो गया है वो भी अपना एफिडेविट बनवा लेंगे, और जिनका सिग्नेचर नहीं है या फिर स्टिकर नहीं, ये तीनों की दशा में आपको एफिडेविट बनवा के ले जाना है। अगर आपके पास एफिडेविट नहीं होगा तो आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, क्योंकि एडमिट कार्ड खो गया है तब तो आपके लिए काफ़ी दिक्कत है। बहुत बहुत सेंटरों पे तो एफिडेविट की वजह से उनको ले भी लिया जाता है, लेकिन अगर आपके पास एफिडेविट नहीं है, मूल एडमिट कार्ड का ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं है, तो आपकी डीवी में बहुत सी दिक्कत होगी। इसके लिए 1 to 5 की डीवी से आप लोग को मतलब लेना चाहिए कि वैसी गलती हम ना करें। अगर हमारे डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का कोई भी गलती है, एरर है, तो हम उसके लिए पहले से ही एफिडेविट बनवा लें। आप लोग के पास टाइम है, 2 दिन से मैं वीडियो बना रही हूँ 6 to 8 के लिए। मैं उनसे बार बार कह रही हूँ कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी एरर है, किसी भी प्रकार का एरर है, आप भले ही वो छोटा क्यों ना है, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए आप लोग एक एफिडेविट या फिर नोटरी बनवा कर रख लीजिए। ये तो हो गया। अब देखिए, और वो भी एफिडेविट किसका, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का। तो बहुत से अभी मेरे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आया था कि मैम हमारे जो ज़िले के एसडीएम सर हैं वे सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करें। तो देखिए, अधिकतर बड़े अधिकारी हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं, तो उनका सिग्नेचर पाना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन बिना उनके सिग्नेचर के आपका वो एफिडेविट मान्य ही नहीं होगा। तो आप लोग कैसे भी करिए, 1 दिन लगाइए, 2 दिन लगाइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, उनको अपनी दिक्कत बताइए, उनको अपनी परेशानी बताइए, ताकि वो सिग्नेचर करें। बिना उसके तो आप काफ़ी दिक्कत में होंगे। तो आपको कैसे भी करके फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से
एक एफिडेविट पे सिग्नेचर और मुहर लगवा कर ही लाना पड़ेगा, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का कि आपको कैसे भी करके को जो भी करना है उनसे जो भी कहिए, रिक्वेस्ट कीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपको सिग्नेचर करवा के लाना पड़ेगा। ये हो गया फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। अब है कि जिनका सीटेट में 82 नंबर है उनका क्या होगा। तो देखिए बहुत से जगह पे टीआरई 1 में जो जिनका 82 नंबर था, अगर वो बिहार के ही कैंडिडेट क्यों ना हो, अगर उनका 82 नंबर था तो उन्हें डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया है, क्योंकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि 82 वालों का क्या होगा, उन्हें डाउटफुल में रखा जाएगा या फिर उनका डीवी क्लियर किया जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका 82 में जनरल को छोड़कर बाकी कैटेगरी ओबीसी जिनका है, अगर उनका 82 नंबर है तो उनको डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया जा रहा है। बाकी एससी एसटी के लिए तो 75 प्लस नंबर चाहिए, उनके में कोई दिक्कत नहीं है, और जनरल वालों को 90 प्लस नंबर चाहिए तो उनके में भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत उन अभ्यर्थियों का है जिनका सीटेट में 82 नंबर है और वो भी ओबीसी में है। ऐसे अभ्यर्थी भी अपना एक इसमें एफिडेविट से तो काम चलेगा नहीं और ना ही नोटरी से चलेगा। अब ये आयोग के ऊपर है कि वो ऐसे अभ्यर्थियों को क्या करे जो पास भी हो गए हैं और उनका सीटेट में क्वालिफाइंग भी है, लेकिन 55% से 0.5% से रह गए हैं। तो इसके लिए अभी आयोग लेटर निकालना चाहिए, लेटर निकलेगा भी। तो ऐसे अभ्यर्थियों का बस यही है कि उनको डाउटफुल कैटेगरी में डाला जा रहा है। अब ये है कि नोटरी कैसे होता है। तो देखिए मैं आज अपनी फ्रेंड का एक नोटरी लेके आई हूँ। उनका जो ये है, ये नोटरी है, ऐसे बनता है, देख रहे हैं ना, इस पे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर मुहर वो करवा के लाई हैं। तो ये उनका नोटरी है। तो आपको भी ऐसे ही नोटरी बनेगा। अब इसमें इसमें लिखा क्या है मैं शॉर्टकट में पढ़ देती हूँ कि जैसे उनके प्रमाण पत्र में उनका जो हाई स्कूल था, उनके हाई स्कूल में पिताजी के नाम में एक स्पेलिंग का गैप था। तो उन्होंने इसके लिए लिखी है कि मैं कुमारी शालिनी यादव पुत्री संतोष यादव, ग्राम अपना लिखी है, पोस्ट अपना लिखी है और कहाँ की निवासी है ये लिखी है। उसके बाद लिखी है कि मैं यह बयान करती हूँ कि हमारे हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में पिता के नाम संतोष चौरसिया अंकित है, जो सही है। मेरे आधार कार्ड में हमारे पिता का नाम संतोष चौरसिया है, मतलब इसमें ए एक एक्स्ट्रा आ गया है, अंकित है, जो अशुद्ध है। हमारे डीवी की कार्रवाई हमारे हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में अंकित पिता के नाम को सही मानते हुए किया जाना आवश्यक है और आवश्यक है। तो मैं बयान कर इसके नीचे है, मैं बयान करती हूँ कि उपरोक्त पैरा एक लाख सच है और इसकी जिम्मेदारी मेरी है। बस ये लिख दिया गया है, इसमें सिग्नेचर मुहर कर दिया गया है। तो बस आपको भी एफिडेविट ऐसे ही बनवाना है। तो दोस्तों आपको एफिडेविट के बारे में पता चल गया है कि एफिडेविट कैसे बनेगा। तो कल से 6 to 8 का डीवी है, मेरी फ्रेंड का 28 को और एक का 29 को है। तो उनकी डीवी जैसे होगी मैं आपको बताऊंगी। ये हो गया। और हाँ, जिन अभ्यर्थियों का 6 to 8 में जिन अभ्यर्थियों का अभी तक मैसेज नहीं आया है कि उनकी डीवी किस डेट को है, तो उनको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि क्योंकि अभी कल से स्टार्ट होगा तो शायद आज रात में आपका मैसेज आ जाए या फिर कल सुबह आ जाए या फिर कल शाम को आ जाए। तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर इतने पे भी आपका मैसेज नहीं आता है तो आयोग के द्वारा हर एक डीआरसी पे, हर एक काउंसलिंग सेंटर पे ये नोटिस निकाल दिया जाएगा कि हाँ, आप जिनका मैसेज नहीं आया है उन अभ्यर्थियों का डीवी इतने तारीख को है। तो आपको अपनी डीवी के मैसेज को भी लेके बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। और बाकी जो भी मेरी फ्रेंड्स का जैसे भी डीवी होगा मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूँगी। ये था, और आज इतना था। फिर डाउटफुल वालों का पता चल गया है कि डाउटफुल वालों को क्या करना है, उनको घबराने की टेंशन नहीं है, उनकी नौकरी कहीं नहीं जा रही है, उनकी नौकरी उनके पास ही है। बस ये है कि आपको 5 तारीख तक वेट करना पड़ेगा। 5 तारीख के बाद पोर्टल खुलेगा तो आप उसमें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या फिर गलत डॉक्यूमेंट या फिर ब्लर डॉक्यूमेंट को रीअपलोड कर दीजिएगा, तो आपको बिना डीवी में शामिल होने का मौका मिल जाएगा। तो 6 to 8 वालों से मुझे यही कहना है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का छोटी से छोटी भी मिस्टेक हो तो उसके लिए आप एक एफिडेविट बनवा कर अपने पास रख लीजिए। क्योंकि छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि वीडियो को पूरा देखिए
और जो-जो बताया गया है उस चीज़ पर अमल कीजिए, क्योंकि हम जो भी बता रहे हैं वो हम देख रहे हैं, क्योंकि बगल में ही मेरे डीआरसीसी सेंटर है, वहाँ पे काउंसलिंग होती है। चूँकि हम लोग 8 बजे मैं घर से निकल जाती हूँ और 5 बजे शाम को आती हूँ, तब तक डीवी हो चुकी होती है। तो इसलिए मैं उसका वीडियो नहीं बना पाती हूँ, नहीं तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाती। और मैं आपको हर चीज़ इतना आसानी से बता लेती हूँ, इसका रीज़न ये भी है कि अ, बगल में ही मेरा सेंटर है, तो वहाँ पे जो भी अभ्यर्थी आते हैं जिनका भी डीवी हो जाता है, मैं उनसे पूछ लेती हूँ, आते टाइम मैं पूछ लेती हूँ कि आपका डीवी कैसे गया, क्या-क्या हुआ? तो मैं उस समय पूछ लेती हूँ, तो मैं वही चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम में आपको बता देती हूँ। तो पटना में जिनका भी डीवी है, उनका मोस्ट वेलकम है, और बाकी जगहों पे भी जिनका डीवी है, आप सभी को कल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेंगी, और अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपकी जो भी दिक्कतें होंगी मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको दूसरों के माध्यम से पता करके आपको बता सकें। तो आज के लिए इतना ही।